तो हमने क्या बोला कि जब हम किसी एल्कली मेटल के सॉल्ट को, क्लोराइड सॉल्ट को जब हम बुनसन फ्लेम में हीट करेंगे तो फ्लेम की एनर्जी से मेटल के वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर हाई एनर्जी में चला जाएगा। ये कब? जब फ्लेम के अंदर है तो। और जब वो फ्लेम से छलक के बाहर आएगा, ठंडे रीजन में आएगा, तो वही इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से रिटर्न होगा वापस ग्राउंड स्टेट में। तो जब हाई एनर्जी से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो एक्सेस एनर्जी जो है इवॉल्व होगी इन द फॉर्म ऑफ विजिबल लाइट, और उसी लाइट को ऑब्जर्व करते हैं हमको रेड कलर दिखता है। हाँ, बताओ, हर मेटल की आयन एनर्जी अलग अलग है। हर मेटल की आयन एनर्जी अलग है, तो उसको आयनाइज करने के लिए एनर्जी अलग अलग चाहिए। तो बताओ, एनर्जी वेरी करेगी तो वेवलेंथ वेरी कर जाएगा। E इक्वल टू SC बाई लैम्डा, E इक्वल टू SC बाई लैम्डा। हर मेटल की आयन एनर्जी अलग अलग है, तो एनर्जी डिफरेंट अलग अलग, ट्रांजिशन भी अलग अलग, तो वेवलेंथ भी अलग। जितने भी एल्कली में एस ब्लॉक के मेटल है सबका ट्रांजिशन विजिबल रीजन में होगा, लेकिन मात्र 2 ऐसे मेटल है जिनका ट्रांजिशन यूवी रीजन में होता है। यूवी रीजन में क्यों होता है? क्योंकि इनकी आयन एनर्जी बहुत ज्यादा है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट साइज घट गया। पहली बात, उनका कॉन्फ़िगरेशन भी फुलफिल्ड है। एक तो कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल्ड है और दूसरा साइज भी छोटा है, तो इनकी आयन एनर्जी क्या बहुत ज्यादा है। तो बताओ, एनर्जी ज्यादा तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी? कम। मतलब इस केस में यूवी रीजन में लाइट इवॉल्व होगी, जबकि बाकी केस में क्या होता है? विजिबल में, इसमें होगा यूवी रीजन में, जिस वजह से ये दोनों कलर शो नहीं करते। हमारे एग्जाम में पूछे कि बुनसन फ्लेम टेस्ट में बेरिलियम मैग्नीशियम कलर क्यों नहीं शो करते हैं? क्योंकि इनका आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है और एनर्जी ज्यादा, वेवलेंथ कम। तो इसमें ट्रांजिशन किसमें हुआ? यूवी रीजन में। नोट करो, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डज नॉट गिव फ्लेम टेस्ट बिकॉज ऑफ beryllium and magnesium does not give flame test because due to small size, high ionization energy. Beryllium and magnesium does not give flame test. क्यों? Due to small size, high ionization energy. ठीक है, साइज छोटा है, आयन एनर्जी ज्यादा है, जिस वजह से ट्रांजिशन यूवी रीजन में ना होकर के, सॉरी विजिबल रीजन में ना होकर के अल्ट्रा वायलेट रीजन में होगा, और ये फिर कलर शो नहीं करेगा। फ्लेम टेस्ट, बुनसन फ्लेम का कलर जो भी हो बुनसन फ्लेम का कलर जो भी हो 300-350। बुनसन फ्लेम का टेम्परेचर, बुनसन फ्लेम का टेम्परेचर 250-300 के आसपास, जो भी हो, तो डिपेंड करता है तुमने कितना गैस पास करा है उसके ऊपर है। हाँ, सब बताएंगे, तो उसके लिए अलग टेस्ट होगा ना, और भी टेस्ट होगा ना। अभी तो केवल एक टेस्ट है, फिर दूसरा करेंगे, तीसरा करेंगे, कंफर्मेशन बाद में होगा। कई टेस्ट के बाद कंफर्म होता है ना। अभी तो एक प्राइमरी टेस्ट है। पहले बताओ, ये समझ में आया कि एल्कली मेटल बुनसन फ्लेम में कलर क्यों शो किए? क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लेम की एनर्जी से एक्साइटेड होगा, और जब ये रिटर्न होगा ग्राउंड स्टेट में तो एक्सेस एनर्जी इवॉल्व होगी इन द फॉर्म ऑफ विजिबल लाइट। नोट करो, देखो, व्हेन इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड टू हाई एनर्जी स्टेट इन फ्लेम, व्हेन इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड टू हाई एनर्जी स्टेट इन द फ्लेम, व्हेन मेटल electron excited to high energy state in the flame, and when it return to ground state, when electron return to ground state, when electron return to ground state, then excess energy evolve in the form of visible light. Excess energy evolve in the form of visible light. Excess energy evolve in the form of visible light. ठीक है, हर मेटल की आयन एनर्जी अलग अलग है, तो एनर्जी रिक्वायरमेंट भी अलग अलग, तो कलर भी क्या होगा? अलग अलग। ये बात समझ में आएगी, एस ब्लॉक के जो कंपाउंड है, ये क्लोराइड सॉल्ट बुनसन में कलर क्यों शो करते हैं? बात समझ में आ गई? सामने देखो,
इसका एक रीजन और भी है, मान हो सकता है एग्जामिनर ऑप्शन में ये ना दे, ठीक है, इसका दूसरा आंसर और है। इसका दूसरा आंसर तुम्हारे सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड डिफेक्ट के अंदर। तुम्हारा सॉलिड स्टेट चल ही रहा है, तो जब लास्ट लेक्चर पढ़ोगे उसमें सॉलिड डिफेक्ट आएगा। सॉलिड डिफेक्ट में भी इसका आंसर दिया गया। उसका आंसर क्या है कि ये फ्लेम टेस्ट में कलर क्यों शो कर रहा है, ड्यू टू एफ सेंटर। एफ सेंटर इसका आंसर होगा, एफ सेंटर इसका आंसर ये होगा। हो सकता है एग्जाम में ये आंसर ना दिया हो, तो दूसरा आंसर होगा एफ सेंटर। फिर कहोगे ये क्या होता है, एफ सेंटर क्या होता है? देखो सामने, समझो ये NaCl का क्रिस्टल है, और NaCl के क्रिस्टल में सोडियम क्लोराइड का एक रेगुलर डिसिप्लिन अरेंजमेंट FCC होता है, तुम लोग फर्स्ट में पढ़ ही रहे हो, ठीक है। तो जैसे मान लो यहाँ सोडियम है, यहाँ क्लोराइड है, यहाँ सोडियम, यहाँ क्लोराइड, यहाँ सोडियम, यहाँ क्लोराइड, यहाँ सोडियम, मतलब आयनों का एक वेल ऑर्गेनाइज्ड डिसिप्लिन अरेंजमेंट है NaCl क्रिस्टल के अंदर, ठीक है। और इस क्रिस्टल को तुम बुनसन फ्लेम में हीट कर रहे हो, और इसमें सोडियम की वेपर भी होती है साथ में। होगा क्या, देखो सामने, तो जब इसको बुनसन फ्लेम में हीट करेंगे तो फ्लेम की एनर्जी से सोडियम पहले आयनाइज होगा Na+ में, और इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। ये सोडियम की वेपर भी होती है, NaCl के ऊपर सोडियम की वेपर भी होगी, और फ्लेम से ये सोडियम आयनाइज होके Na+ में जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। फिर होगा क्या, इस सोडियम से मिलने के लिए कोई क्लोराइड आयन अपने लैटिस पॉइंट से घिसक के चला जाएगा बाहर इससे मिलने के लिए, ठीक है। लैटिस के अंदर, लैटिस पॉइंट बता क्लोराइड कहाँ पे होता है, कॉर्नर और फेस सेंटर पे होता है। तो समझो ये क्लोराइड कहाँ बैठा है, कॉर्नर या फेस सेंटर पे है, अपने लैटिस पॉइंट पर है। तो ये क्लोराइड अपने लैटिस पॉइंट से घिसक के इस सोडियम से मिलने के लिए चला जाएगा बाहर। तो बताओ, जब ये बाहर चला जाएगा तो जो एनायन था उस जगह खाली हो जाएगी, उस एनायन की जगह पर वैकेंसी क्रिएट कर जाएगी, और इसी वैकेंट साइट पर ये इलेक्ट्रॉन आके बैठ जाएगा। क्यों? ताकि इलेक्ट्रॉन आएगा तो पूरा क्रिस्टल न्यूट्रल हो जाएगा। पूरा क्रिस्टल न्यूट्रल होना चाहिए, तभी वो क्रिस्टल स्टेबल रहेगा। तो इसको स्टेबलाइज फॉर्म में रखने के लिए ये इलेक्ट्रॉन इसकी वैकेंसी में आके बैठ जाएगा। तो जब एनायन की वैकेंसी में इलेक्ट्रॉन आके ट्रैप कर जाता है, इसी को बोलते हैं एफ सेंटर। एफ सेंटर क्या है कि एनायन वैकेंसी ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, एफ सेंटर। और इसी एफ सेंटर की वजह से ये NaCl का क्रिस्टल बुनसन फ्लेम में येलो दिखता है। देखो बात वही है, जब तुमने फ्लेम दिया तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर हाई एनर्जी में गया, और जब ठंडे रीजन में जाएगा तो कोल्ड रीजन में जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से रिटर्न हो रहा है ग्राउंड स्टेट में, तो होता है एक्सेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ विजिबल लाइट। और वही लाइट हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमको ये क्रिस्टल येलो दिखाई दे रहा है। अब इसका जवाब अब तुम्हारे सॉलिड स्टेट में क्या होगा, एफ सेंटर। और 11 की बुक में उठाओगे तो वहां लिखा रहेगा इलेक्ट्रॉन रिटर्न होता है हाई एनर्जी से ग्राउंड स्टेट में। बात तो वही है, बोलो समझ में आया? तो मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आया, द NaCl क्रिस्टल इन बुनसन फ्लेम की येलो कलर ड्यू टू, तो पहला आंसर तो हमने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन रिटर्न टू from excited to return to ground state, excess energy evolve in the form of visible light। और दूसरा आंसर क्या हो गया, एफ सेंटर। और इसका एक आंसर और है, मतलब एफ सेंटर भी ना देते, एक आंसर और है कि जब क्लोराइड यहां से निकल गया तो बताओ इस क्रिस्टल के अंदर कैटायन की संख्या एनायन से ज्यादा हो जाएगी। क्रिस्टल में कैटायन की संख्या एनायन से ज्यादा हो जाएगी, तो इसको हम कहेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट मतलब ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट भी कर सकते हो, एफ सेंटर भी इसको बोल सकते हो। मतलब ऑप्शन बदल बदल के आ सकता है, एक ही ऑप्शन हर साल नहीं आता ना, क्वेश्चन वही रहेगा, ऑप्शन बदल जाएगा। अच्छा वही आंसर सोडियम के लिए भी है, वही पोटेशियम के लिए, सबके लिए यही का एक ऑप्शन है। तो याद रहेगा कि NaCl का क्रिस्टल बुनसन फ्लेम में येलो कलर क्यों देता है, ड्यू टू एफ सेंटर या मेटल एक्सेस डिफेक्ट। हाँ सॉलिड स्टेट पढ़ोगे, उसमें डिफेक्ट पढ़ोगे तो ये बात फिर वहां आएगी, लेकिन टॉपिक से संबंधित था तो हमने बोल दिया। हाँ बोलो, बात समझ में आ गई? ये हो गया तुम्हारा बुनसन फ्लेम टेस्ट। और कोई क्वेश्चन दिमाग में है तो बात करो, जवाब मिलेगा। हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ तो उसके आंसर जी कॉपर की इनके नियर अबाउट है, इन मेटल से किसी से मैच करती है, जिस वजह से वो भी कलर शो कर रहा है। हाँ आगे बढ़े, अगला है
चारकोल कैविटी टेस्ट। हाँ, नंबरिंग हमने चेंज कर दिया क्योंकि इससे दोनों का सिमिलरिटी है। इसको पहले के बाद यहाँ आ जाइए, हाँ सेकंड आ जाओ, चारकोल कैविटी टेस्ट। चारकोल कैविटी टेस्ट, चारकोल कैविटी टेस्ट क्या है ये? हाँ, इस टेस्ट में वो करते क्या है कि कोई अननोन सॉल्ट हमको दिया गया, और वो सॉल्ट कुछ भी हो सकता है, किसी का सल्फेट भी हो सकता है, ठीक है, फास्फेट सॉल्ट भी हो सकता है, क्लोरेट सॉल्ट भी हो सकता है ना, कोई भी सॉल्ट हमको दिया गया, तो हमको उसको टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, उस सॉल्ट को सोडियम कार्बोनेट के साथ मिला के गर्म करेंगे। समझो सॉल्ट बेरियम सल्फेट का मान लो, अननोन है, हमको नहीं पता कौन सा सॉल्ट है, हमको पता करना है, हमने उसको सोडियम का साथ मिला के गर्म कर दिया, तो होगा क्या, डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। डबल डीकम्पोजिशन में क्या होता है पता है? डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन में आयनों का एक्सचेंज होगा। तुम्हारी क्लास 10th की बुक में पहला चैप्टर है टाइप्स ऑफ रिएक्शन, उसमें बताया डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, है ना। तो देखो डबल डीकम्पोजिशन में क्या होगा कि दोनों टूटेंगे और टूट करके आयनों का एक्सचेंज होगा, मतलब बेरियम इधर चला जाएगा, सोडियम इधर चला आएगा, मतलब आयनों का क्या होगा आपस में एक्सचेंज। तो मतलब जो सॉल्ट सल्फेट के रूप में था अब वो किस में हो जाएगा, कार्बोनेट में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? बोलो, मतलब मेटल कोई भी हो सकता है या कोई भी मेटल हो सकता है, अब वो आ गया किसमें, कार्बोनेट में। तो मतलब उस अननोन सॉल्ट को हम सोडियम कार्बोनेट के साथ मिला के जब गर्म करेंगे तो वहां पे होगा डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसका मतलब है आयनों का एक्सचेंज। मतलब सॉल्ट तुम्हारा सल्फेट का था तो हो गया कार्बोनेट, मान लो फास्फेट का है तो भी कार्बोनेट, मान लो नाइट्रेट का है तो भी कार्बोनेट, मतलब वो सॉल्ट को हम कार्बोनेट के फॉर्म में लाना चाहते हैं, इसलिए हमने सोडियम कार्बोनेट के फॉर्म साथ मिला के हीट किया। फिर क्या करेंगे, ये हीटिंग हम जारी रखेंगे, हीट करने वाला काम कंटिन्यू रखेंगे, तो होगा क्या, हीट करने से ये सॉल्ट टूट जाएगा और टूट के हमको देगा मेटल का ऑक्साइड और CO2 गैस निकलेगी। और जब मेटल का ऑक्साइड फ्री हो जाएगा तो उस मेटल ऑक्साइड को हम कोक के साथ, कोक मतलब जैसे कोक, कार्बन पाउडर, कोयला, ठीक है, इस मेटल ऑक्साइड को हम कोक के साथ रिड्यूसिंग फ्लेम में हीट करेंगे। कोक मिला करके इसको हम रिड्यूसिंग फ्लेम के अंदर हीट करेंगे, रिड्यूसिंग फ्लेम में हीट करेंगे तो हमको फ्री मेटल मिल जाएगा। और फ्री मेटल में हमको कुछ ऑब्जर्वेशन होगा, कुछ हमको दिखाई देगा, जिसके आधार पर हम बता देंगे यहाँ कौन सा मेटल हमको दिया गया है, बता सकते हैं। अब क्या ऑब्जर्वेशन होगा हम बताते हैं। तो पहले बात समझ में आई कि हम उस सॉल्ट को कार्बोनेट के साथ मिला के हीट करेंगे, डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, मेरा कंपाउंड सॉल्ट कार्बोनेट के रूप में आ जाएगा, फिर उसको फर्दर हीट करके डिकम्पोज कर लेंगे, CO2 गैस बाहर आ जाएगी, हमको क्या मिल जाएगा, मेटल ऑक्साइड। उस मेटल ऑक्साइड में को कोक मिला करके हीट करेंगे रिड्यूसिंग फ्लेम के अंदर, तो हमको क्या मिल जाएगा, फ्री मेटल। और फ्री मेटल के कलर के आधार पर हम उस रेडिकल को आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वो सॉल्ट किसका है। मान लो हमको ये व्हाइट बीट की तरह दिखाई दे रहा, मतलब सफेद सफेद बीट की तरह दिखाई दे रहा, फिर उसको बीट को उठा के हम कागज पे बना कर देंगे और मेरा कागज ब्लैक हो गया, तो समझना ये लेड होगा। और यदि व्हाइट बीट है बॉल की तरह, जैसे बीट होते हैं, दाने होते हैं मटर के दाने, उस तरह की व्हाइट बीट है, लेकिन उसको पेपर पे रगड़ने पे पेपर ब्लैक नहीं हो रहा है, तो समझना ये सिल्वर होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? मतलब हर रेडकल की अलग अलग कलर है, अलग अलग पहचान है, जिससे हम पहचानेंगे कि कौन सा सॉल्ट हमको मिला है। लेकिन कलर तो बात की बात है, पहले हमको ये सोचना है कि यहां पर हमने कार्बोनेट मिलाया क्यों, सोडियम कार्बोनेट क्यों मिलाया।
यदि हम हर चीज का क्यों जानेंगे तो बताओ क्या तो याद ही हो जाएगा ना कि हम चारकोल कैविटी टेस्ट में सोडियम कार्बोनेट ही क्यों मिलाते हैं। जवाब देखो सामने, कारण क्या देखो सामने, कारण ये है कि ये सल्फेट सॉल्ट होते हैं, दे आर थर्मोडायनेमिकली स्टेबल, ज्यादा स्टेबल होते हैं, इनको तोड़ करके ऑक्साइड बनाना मुश्किल है, जबकि कार्बोनेट के सॉल्ट को डिकम्पोज करके ऑक्साइड बनाना आसान है। ठीक हो गया, ये कैसे? जवाब, सल्फेट का जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहाइड्रल होता है। सल्फेट में जो सल्फर है ये sp3 हाइब्रिडाइज है, इसकी ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहाइड्रल। तो ये अरेंजमेंट क्या हो गया? टेट्राहाइड्रल। और टेट्राहाइड्रल मॉलिक्यूल थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल होते हैं, इनको तोड़ना डिकम्पोज करना आसान नहीं है। तो इसको तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे? सल्फेट को बदल देंगे कार्बोनेट में। अच्छा, कार्बोनेट बदलने से क्या होगा? कार्बोनेट का जो स्ट्रक्चर होता है इसमें ऑक्सीजन कार्बन जो होता है sp2 है, देखो ध्यान से, इसका अरेंजमेंट क्या है? प्लानर। मॉलिक्यूल क्या है? 2 डायमेंशनल, और ये क्या है? 3 डायमेंशनल। और 3 डायमेंशनल को तोड़ना आसान नहीं है, लेकिन 2 डायमेंशनल को तोड़ना आसान है। तो ये बात समझ में आई कि हमने सल्फेट को कार्बोनेट में क्यों बदला? ताकि आसानी से टूट जाए, और जब ये टूटेगा CO2 बाहर आ जाएगी, ऑक्साइड बन जाएगा, तो ये जो सॉलिड मास है ये पोरस हो जाएगा, पोरस। और पोरस मतलब उसमें होल बन जाएंगे, और होल बन जाने उसका सरफेस एरिया क्या होगा? बढ़ जाएगा, तो उसमें से मेटल निकलना और आसान हो जाएगा। इस प्रोसेस को, जिसमें हम कार्बोनेट को ऑक्साइड में बदलते हैं, मेटलर्जी की भाषा में इसको कैल्सिनेशन कहा जाता है। मतलब एक तरह से मेटलर्जी भी तुम्हारा शुरू हो गया इसमें। इसको क्या बोलेंगे? कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में क्या होता है? कार्बोनेट और सॉल्ट को हम हीट करके मेटल ऑक्साइड प्राप्त करते हैं और इम्प्योरिटी को बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरह से देखा जाए कैल्सिनेशन है। और कैल्सिनेशन हम करते क्यों है? ताकि मेरा ओर पोरस हो जाए, सरफेस एरिया बढ़ जाए, उसमें से मेटल का निकलना आसान हो जाए। जैसे ब्रेड होता है, ब्रेड में होल बने होते हैं ना, उस तरह से मास पोरस हो जाएगा और उसमें से मेटल निकलना आसान हो जाएगा मेरे लिए। इसलिए हमने कार्बोनेट में बदला है ताकि CO2 बाहर हो जाए और मेरा सॉल्ट पोरस हो जाए, सरफेस एरिया उसका बढ़ जाए, ताकि उसमें से मेटल का निकलना आसान हो जाए। अच्छा, फिर मेटल को निकालने के लिए हमने क्या किया? उसमें कोट मिला करके रिड्यूसिंग फ्लेम में हीट कर दिया। हाँ, इस प्रोसेस को मेटलर्जी की भाषा में बोलते हैं स्मेल्टिंग। जब भी किसी मेटल ऑक्साइड से हम फ्री मेटल प्राप्त करते हैं बाय रिडक्शन ऑफ कार्बन, कार्बन रिडक्शन के द्वारा, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्मेल्टिंग। मतलब ये प्रोसेस कौन सा है? स्मेल्टिंग। जो इस तरह से मेटलर्जी भी शुरू हो गई इसी में। इसमें सब आएगा, तुम देखना, ये चैप्टर ऐसा है, पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट, क्वांटिशन केमिस्ट्री, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, सब आएगा इसमें। ये प्रैक्टिकल पार्ट है पूरी केमिस्ट्री का, इनऑर्गेनिक का। हाँ बोलो, पहले बात समझ में आई कि हमने चारकोल कैविटी टेस्ट में कार्बोनेट क्यों मिलाया? ये बात सबको समझ में आ गई। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इन कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट, सॉरी इन चारकोल कैविटी टेस्ट विच सॉल्ट कैन बी यूज? हम कौन सा सॉल्ट यूज करते हैं? तो याद होगा सोडियम कार्बोनेट। क्यों? तुम लोग को रीजन पता है। बोलो, ये बात समझ में आई? अच्छा, अब तुम्हारा जो फ्री मेटल मिल गया है, इस मेटल के ऑब्जर्वेशन के आधार पर हम पहचानेंगे कौन सा मेटल हमको मिला है। नोट करो, ऑब्जर्वेशन। इसमें हमको क्या ऑब्जर्वेशन होगा? देखो, व्हाइट सॉफ्ट बॉल, व्हाइट सॉफ्ट बॉल, white soft ball which mark paper black. White soft ball which mark paper black. ठीक है, white soft ball which mark paper black, उसको पेपर पर रगड़ोगे तो पेपर क्या होगा? काला। जैसे ब्लेड पेंसिल होती है ना, मतलब वो क्या होगा? लेड। white soft ball which mark paper black.
ये जो सॉलिड मास है ये वाइट सॉफ्ट बॉल की तरह होगा, छोटी छोटी बॉल की तरह, और उसको उठा के कागज पर रगड़ दोगे तो कागज क्या होगा, ब्लैक हो जाएगा। इसका मतलब वो लेड पेंसिल होती है, लेड पेंसिल, लेड पेंसिल ही एक तरह से। अच्छा मान लो पेपर, हाँ अब मान लो पेपर ब्लैक नहीं हुआ तो सिल्वर होगा। लिखो वाइट सॉफ्ट बॉल, वाइट सॉफ्ट ब्रिटल बॉल, या बीट भी, बॉल की आप बीट भी कर सकते हो। वाइट ब्रिटल, ब्रिटल मतलब बहुत नाजुक है, टूट भी जाएगी उंगली से, दबाओगे जोर से। वाइट ब्रिटल बीड, बीड मतलब मटर के दाने की तरह होता है बीड। वाइट ब्रिटल बीड which does not paper black, which does not paper black, मतलब वो वाइट ब्रिटल बीड जो है, सॉफ्ट बॉल, पेपर पे रगड़ने पर ब्लैक नहीं हुआ तो समझना ये मेटल सिल्वर है। मान लो रेड बीड है, मान लो ये तुमको यहाँ इस जगह रेड बीड दिखाई दे रही है, लाल बीड, तो समझना वो कॉपर है। यदि रेड कलर की बीड दिख रही है इस जगह पर तो समझना वो कॉपर है। और यदि येलो ब्रिटल बीड है, ब्रिटल मतलब कि इसको जोर से दबाओगे तो टूट जाएगी, ब्रिटल नाजुक है, बहुत हार्ड बीड नहीं होगी, ठीक है, नाजुक है, दबाओगे जोर से टूट जाएगी वो। येलो ब्रिटल बीड है तो समझना वो बिस्मत है, बिस्मत। और यदि उसको हीट करने पर येलो है, कूल करने पर वाइट हो जाए, उसी को जो यहाँ तुमको मिल रहा है सॉलिड, उसको हीट करते हो तो येलो होता है, ठंडा करो तो वाइट हो जाता है, तो समझना वो जिंक है। येलो ऑन हीटिंग, नहीं ये हीट करके तो बना है सब। येलो ऑन हीटिंग एंड वाइट ऑन कूलिंग, समझना ये जिंक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा कि अननोन सॉल्ट व्हेन हीटेड विद सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, व्हेन हीटेड विद सोडियम कार्बोनेट एंड द रेसिड्यू हीटेड विद कोक पाउडर इन रिड्यूसिंग फ्लेम, ठीक है, तो एंड देन वी गिव रेड बीड, रेड कलर की बीड, आइडेंटिफाई द कंपाउंड ए। तो जब रेड बीड बोल दिया तो इस पर टिक मार दो कॉपर पर। फिर कहता है वो जो ऑब्जर्व जो सॉल्ट है हीट करने पर येलो है और कूल करने पर वाइट है, तो जिंक पे टिक मार दो। मतलब ये ऑब्जर्वेशन तुमको दिखेगा, तुमको डिसाइड करना है वो कौन सा रेटिकल है। अच्छा फिर कहोगे ऐसा क्यों, जिंक हीट करने पर येलो क्यों होता है, कूल करने पर वाइट क्यों होता है? जिंक हीट करने पर येलो और कूल करने पर वाइट क्यों होता है? ठीक है, इसका जवाब तुमको सॉलिड स्टेट में मिलेगा। सॉलिड स्टेट के एकदम लास्ट लेक्चर में आएगा सॉलिड डिफेक्ट, उसमें आएगा मेटल एक्सेस डिफेक्ट, उसमें इसका जवाब तुमको मिल जाएगा। सब आगे है सॉलिड स्टेट में, मतलब इसका भी रीजन तुमको आगे मिलेगा। तो याद हो जाएगा ना कि जिंक ऑक्साइड, जिंक होता है हीट करने पर येलो होता है, कूल करने पर वाइट होता है। हाँ, ये ऑब्जर्वेशन तुमको मिलेगा किसमें, चारकोल कैविटी टेस्ट। अच्छा, इसमें हमने रिड्यूसिंग फ्लेम बोला ना। हाँ, रिड्यूसिंग फ्लेम किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, किसको बोलते हैं रिड्यूसिंग फ्लेम? तो देखो सामने, समझो ये फ्लेम है, ये फ्लेम है समझो। तो ये फ्लेम का ये आउटर जोन है, ये इनर जोन है, ठीक है। ये जो आउटर जोन होता है इसको ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम कहा जाता है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। और जो इनर वाला जोन है
इस जो कि ये वाला ब्लूइश होता है, आउटर जोन जो होता है वो ब्लूइश टाइप का होता है, ब्लूइश, इसको ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम कहा जाता है। और जो अंदर येलोइश टाइप का फ्लेम होता है इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग फ्लेम। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? जवाब, जो आउटर जोन होता है ये एयर के संपर्क में होता है, और एयर के संपर्क में होने से, ऑक्सीजन के संपर्क में होने से इसका टेम्परेचर हाई हो जाता है, जिस वजह से तुमको ब्लूइश दिखाई देता है। लेकिन जो इनर जोन होता है वो एयर के संपर्क में ना होने से, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में ना मिलने से कोई भी चीज का कंप्लीट कंबशन यहां नहीं हो पाता, जिस उसका टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है, और वो हमको येलोइश दिखाई देता है। मतलब हमको इस मेटल ऑक्साइड को कोक के साथ मिला करके इस फ्लेम में हीट करना है, इस जोन में हीट करना है, अंदर वाले येलोइश में, ब्लूइश जोन में नहीं। ये बात समझ में आई? फ्लेम का आउटर जोन ब्लूइश जोन इज द ऑक्सीडाइजिंग जोन, और इनर जो कि येलोइश होता है दिस इज द रिड्यूसिंग जोन। बोलो, समझ में आया? हाँ, नेक्स्ट आगे बढ़ जाओ। कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट। हाँ, ये टेस्ट जो है चारकोल कैविटी टेस्ट से मिलता जुलता है, चारकोल कैविटी टेस्ट की तरह होता है। बस फर्क इतना होगा कि इस टेस्ट में हम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का यूज करेंगे, जबकि हमने इसमें क्या यूज किया था, रिड्यूसिंग फ्लेम। इसमें क्या यूज करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। इसमें तुम सोडियम कार्बाइड का इस्तेमाल किए हो, इसमें तुम कोबाल्ट नाइट्रेट का इस्तेमाल करोगे, बस यही फर्क है। नोट करो, कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट सिमिलर टू चारकोल कैविटी टेस्ट। Cobalt nitrate test similar to charcoal